नमस्कार, मैं शशि आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शशि बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। जी हाँ, 2020 और 21 का पीरियड आपको याद होगा। उस वक्त जिन लोगों ने भी बाजार में शेयर बाजार में पैसा लगाया उनको बहुत बढ़िया मुनाफा मिला। कारण क्या था, इस वीडियो में आज इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कारण ये था केमिकल सेक्टर का बूम। तो अब चलिए केमिकल सेक्टर का बूम क्यों आया था, जरा इसको हम बैक में जाके समझने की कोशिश करते हैं। समझने का प्रयास ये करते हैं कि सारी जो कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर की वो उस वक्त 15 से 20 गुना क्यों हो गई। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि चाइना जो पूरी दुनिया में केमिकल सेक्टर में 35% का मार्केट शेयर रखता है, उस वक्त चाइना में जब 2020-21 में लॉकडाउन लगा तो उस वक्त चाइना की सारी कंपनियों का प्रोडक्शन ठप हो गया। तो चाइनीज कंपनियां जहां जहां जिन जिन देशों में भी अपने प्रोडक्ट को भेजती थी और उस प्रोडक्ट को उस देश में जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे उन कंपनियों के शेयर सब वहां से 15 से 20 गुना उछल गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जब 2 साल बीत चुके हैं तो आज ये कंपनियां कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनियां जब वहाँ से अपने हाई से 30 या 40% गिर चुकी हैं तो अब रैली दिखाने को तैयार हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1 हफ्तों का जो मैंने इनका एनालिसिस किया उसमें मुझे ये समझ में आया कि ये सारी कंपनियाँ अब यहाँ से एक रैली के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कौन कौन सी वो कंपनियाँ हैं जो इस सेक्टर की बेहतरीन कंपनियाँ हैं, उसके ऊपर हमें क्यों ना अभी से आप लोगों को लर्निंग और अर्निंग के बारे में बताया जाए। तो चूंकि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं किसी भी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि क्या फ़र्क पड़ता है यदि किसी शेयर को अपनी पोर्टफोलियो में आप रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उस शेयर को आपने आज खरीदा 5% ऊपर खरीदा है या 5% नीचे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। यदि कंपनी बढ़िया है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में रहने वाला है, तो आप उसको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि बेहतरीन रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, केमिकल सेक्टर की सबसे जो बेहतरीन कंपनियों में से एक, या आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन कंपनी दीपक नाइट्राइट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दीपक नाइट्राइट के इस वीडियो को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग होगा इसके हम मैनेजमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा भाग होगा इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दीपक नाइट्राइट कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तीसरा जो भाग होगा उसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पूरी दुनिया में जो केमिकल सेक्टर है उसका क्या आउटलुक है, किस दर से पूरी दुनिया का केमिकल सेक्टर आने वाले दिनों में ग्रो होने वाला है, और उसमें दीपक नाइट्राइट जो प्रोडक्ट बनाता है वो कहाँ स्टैंड करता है, दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर इसके प्रोडक्ट को लेकर कहाँ जाने वाला है। और फिर हम चौथे पार्ट में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि दीपक नाइट्राइट में FII DII की होल्डिंग क्या है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और फिर मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूँगा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को। आज जो दीपक नाइट्राइट का वीडियो आप लोगों के पास लेके आया हूँ, इस वीडियो में काफ़ी ग्राफिक और PPT का इस्तेमाल किया गया है। आपको जरूर पसंद आएगा ये वीडियो। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके की कोई मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ तो ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप यदि मेरे वीडियो को एक लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैं चूंकि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के नज़रिए से ही देखें। यदि इस वीडियो को देखकर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो हो सकता है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत नुकसानदेह हो। हाँ, इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की डिटेल्स आपको समय पर मिल सके। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीपक नाइट्राइट की वीडियो को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो इसका पहला जो भाग है वो मैनेजमेंट, दीपक नाइट्राइट के मैनेजमेंट को हम पहले समझते हैं। तो दीपक नाइट्राइट की स्थापना सन 1970 में हुई और जो इनके वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर और MD हैं मिस्टर दीपक सी मेहता, उनके पास 45 से भी ज़्यादा वर्षों का अनुभव है और केमिकल सेक्टर का उनको केमिकल मैन भी कहा जाता है। तो समझिएगा, केमिकल मैन ऐसे ही उनको उपाधि नहीं मिली, चूँकि उनको इस इंडस्ट्री पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, इसलिए इनको इस इंडस्ट्री का केमिकल मैन भी कहा जाता है। हाँ, फॉर्चून 500 मैगजीन, आपने नाम सुना होगा, फॉर्चून 500 मैगजीन ने दीपक नाइट्राइट को अपने मैगजीन में जगह दी और फॉर्चून 500 मैगजीन ने एक इंडिया के टॉप 25 वेल्थ क्रिएटर जो स्टॉक रहे हैं उसमें भी दीपक नाइट्राइट का नाम उन्होंने शामिल किया। हाँ, इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा दीपक नाइट्राइट को सस्टेनेबल फॉर रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो मिला हुआ है। ये इंडिया में आज तक जितने भी इंडिया की कंपनियां उनमें से करीब 40 ऐसी कंपनियां, 40 ऐसे
ग्रुप आप कह सकते हैं जिनको ये लोगो मिला हुआ है, क्योंकि ये लोगो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझते हैं। तो दीपक नाइट्राइट आपको चूंकि पता होगा कि केमिकल सेक्टर में काम करती है, तो क्या होता है कि केमिकल का यदि किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल हो जाए, इसका गलत कहीं लीक हो जाए, तो पूरी दुनिया में ये तबाही मचा सकता है। तो दीपक नाइट्राइट को भारत सरकार ने यह रिस्पॉन्सिबल केयर का लोगो इसलिए जारी किया था कि ये अपनी कर्तव्य को बखूबी समझते हैं और बड़ी सावधानी से काम करते हैं। जो भारत सरकार का जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है उसको ध्यान रखते हुए ये काम करते हैं। हाँ, ये देखिए नीचे जो आपको फोटो दिख रहा है, ये मिस्टर दीपक सिंह मेहता की फोटो है। दीपक सिंह मेहता के पास 45 से भी ज़्यादा वर्षों का मैंने अनुभव आपको बताया, और उसके नीचे ये इनके बेटे मौलिक सिंह मेहता हैं जो आपको दिख रहे हैं। मिस्टर मौलिक सिंह मेहता ने अपनी स्नातक की डिग्री लिवरपूल यूनिवर्सिटी लंदन से हासिल किया, और इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से हासिल किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस और एक यंग दोनों प्रकार की मैनेजमेंट है, जो कंपनी को आगे ले जाने में बहुत हद तक, यहाँ से ग्रोथ के पाथ को तैयार करने में बहुत हद तक मदद करेगी। चलिए अब दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने बताया था कि दूसरा पार्ट होगा, इनके प्रोडक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो दीपक नाइट्राइट के पास अभी 6 प्लांट हैं, जिसमें ये 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और पूरी दुनिया में इनके पास 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो इनके प्रोडक्ट को खरीदती हैं। जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका ये जो जिस सेक्टर को सप्लाई करते हैं उसमें एग्रोकेमिकल, डिटर्जेंट्स, हेयर डाइज, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेपर, टेक्सटाइल, पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ग्लास, फ्यूल एडिटिव्स और रबर सेक्टर, इनको ये सप्लाई करते हैं। अब आपको जरा समझने के प्रयास ये भी बताता हूँ आपको कि पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया में, जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। अब इंडिया की बात करें तो RIL, IOC, बाहरी मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करें तो HUL, बेयर क्रॉप साइंस भी इनकी क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है। अब आइए इनके पहले प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं बेसिक केमिकल, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक केमिकल में ये 4 तरीके का केमिकल बनाते हैं। पहला बनाते हैं ये सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोलुडीन और फ्यूल एडिटिव्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो हैं पेंट इंडस्ट्री को, रबर इंडस्ट्री को और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई किए जाते हैं। जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है वो है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल। इसमें ये 4 तरीके का केमिकल बनाते हैं, जाइलाडाइंस, क्यूमिडाइंस, ऑक्सीमेस एंड स्पेशलिटी एग्रो केमिकल्स। ये जो प्रोडक्ट हैं ये पर्सनल केयर और फार्मा इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं ये पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर के प्लेयर हैं। जो इनका थर्ड प्रोडक्ट है वो है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, जिसको OPA भी हम लोग बोलते हैं, वो बनाते हैं, और फ्लेवोनिक एसिड बनाते हैं। ये जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं ये पेपर इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। सन 2018 में दीपक नाइट्राइट ने अपनी एक सब्सिडी बनाई जिसका नाम इन्होंने दीपक फिनोलिक्स रखा। अब दीपक फिनोलिक्स करती क्या है? दीपक फिनोलिक्स इंडिया में फिनोल और एसीटोन का उत्पादन करती है। सबसे ज़्यादा फिनोल और एसीटोन का उत्पादन दीपक फिनोलिक्स ही करती है इंडिया में। फिनोल का उत्पादन हम अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें फिनोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और एसीटोन जो होता है वो प्लास्टिक सेक्टर और ब्यूटी केयर सेक्टर को ये सप्लाई करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि दीपक नाइट्राइट कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाती है और ये कौन कौन से सेक्टर को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। अब जरा हम समझते हैं, वीडियो के तीसरे पार्ट में आते हैं। जैसा हमने बताया था कि वीडियो को 4 भागों में मैंने डिसाइड किया, तो तीसरा भाग इसका ये है कि पूरी दुनिया में केमिकल सेक्टर का आउटलुक क्या है और फिर इंडिया कहाँ उसमें स्टैंड करता है और दीपक नाइट्राइट फिर उससे कैसे उसको बेनिफिट होने वाला है। तो जब पूरी दुनिया की बात करते हैं तो चाइना जो है इस पूरी दुनिया में 35% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 प्लेयर है केमिकल सेक्टर में। दूसरे नंबर पे US आता है, और हमारे देश की बात करें जब इंडिया की, तो हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं। लेकिन जब बात हम सिर्फ इंडिया की करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम बात सिर्फ इंडिया की करते हैं तो उसमें दीपक नाइट्राइट हर सेक्टर में लीडर है। दीपक नाइट्राइट जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसमें लीडर है। चाहे ये सोडियम नाइट्राइट की हम बात करें जिसमें इनका मार्केट शेयर 80% है, चाहे हम बेसिक केमिकल्स की बात करें जिसमें इनका मार्केट शेयर 75% का है, चाहे हम फ्यूल एडिटिव्स की बात करें जिसमें भी इनका मार्केट शेयर 75% का है। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में केमिकल सेक्टर आने वाले कुछ सालों तक 10% की दर से ग्रो करेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इंडिया की जो केमिकल कंपनीज हैं वो इससे ज़्यादा तेज ग्रो करेंगी।
वो क्यों ग्रो करेंगी वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इंडिया की केमिकल कंपनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी, साथ ही दीपक नाइट्राइट और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। तो दोनों बातों को मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इंडिया की केमिकल कंपनी क्यों ज़्यादा पूरी दुनिया में तेज़ी से ग्रो करेंगी। इंडिया की केमिकल कंपनी इसलिए ग्रो करेंगी कि जैसे कि अभी अपने वीडियो के पहले लाइनों में मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में 2020-21 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो चाइना से पूरी दुनिया में केमिकल का निर्यात ठप हो गया, पूरी दुनिया परेशान हो गई और पूरी दुनिया चाइना को नेचर को समझ रही है। चाइना का नेचर ही ऐसा रहता है कि पूरी दुनिया में सप्लाई डिसरप्शन कर दो और अपना दबदबा कायम कर लो। तो अब पूरी दुनिया के जो इम्पोर्टर थे, जो चाइना से केमिकल खरीदते थे, उन्होंने इंडिया की ओर देखना शुरू किया। उन्होंने एक जो इसका रीजन है वो China+1 नीति जो है इंडिया की कंपनियों के लिए लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। तो China+1 नीति से इंडिया की केमिकल कंपनियों को फायदा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दीपक नाइट्राइट को कैसे फायदा होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। दीपक नाइट्राइट को ऐसे फायदा होगा कि दीपक नाइट्राइट ने इस सेक्टर का, केमिकल इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा निवेश, कहने का मतलब यह है कि पिछले 4-5 सालों में 2020 से 2024 की बात करूं मैं तो ऐसा एक आंकड़ा बताता है कि दीपक नाइट्राइट ने इस सेक्टर का सबसे बड़ा निवेश किया है अपने कैपेक्स के ऊपर, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के ऊपर, जो आज तक कोई भी केमिकल कंपनी नहीं करी। ऐसा माना जा रहा है कि दीपक नाइट्राइट ने करीब 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए और अपने कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के लिए। तो अभी तक हमने वीडियो के 3 पार्ट को समझ लिया। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट में, जिसमें मैं आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर होल्डिंग पैटर्न को शेयर करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी ने जो मार्च 2015 में जो कंपनी का सेल था वो 1327 करोड़ रुपए का था। ध्यान दीजिएगा, मार्च 2015 में कंपनी का सेल 1327 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 7,972 करोड़ रुपए का हो गया। इसी तरीके यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो मार्च 2015 में सिर्फ 53 करोड़ रुपए का था, वो ध्यान दीजिएगा इस बात को, मार्च 2015 में जो सिर्फ 53 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था वो मार्च 2023 में बढ़ के 852 करोड़ रुपए का हो गया। अब जब हम आते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन ध्यान देने वाली ये बात है कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी के शेयर खरीद रही है। तो जब मैनेजमेंट इस कंपनी पे इतनी बुलिश है तो हमें क्यों नहीं इस कंपनी पे बुलिश होना चाहिए। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है, जून 2021 में 45.69% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी। जून 2021 में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो 45.69% थी, जो मार्च 2024 में बढ़ के 49.13% हो गई। प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर खुद ही खरीद रहे हैं। इसका मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको पता है कि कंपनी यहाँ से बहुत तेज गति से ग्रोथ करने वाली है। हालांकि एफआईज ने पिछले कुछ दिनों में इसमें स्टेक बढ़ाया है, लेकिन डीआईआईज ने, जो हमारे देश के म्यूचुअल फंड हैं, जो हमारे देश के बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने इसमें दबा के बाइंग करी है। अब देखिए जून 2021 में जो 10.41% का डीआईआईज के पास स्टेक था, इसको बढ़ा के उन्होंने डबल कर लिया। जून 2021 से डीआईआईज जो है इस कंपनी में डबल हो गए। अब उनके पास स्टेक जो है वो 19.27% का है, सीधे डबल। अब जब हम बात करते हैं, एक ये भी आंकड़ा बहुत बढ़िया कहता है कि जब किसी कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो जाए तो समझिएगा उस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया साइन है। ये जो जिस कंपनी के शेयर प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर डीआईआईज दबा के खरीद रहे हैं, और उस कंपनी में जब पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो जाए तो समझिएगा कि वो कंपनी बिल्कुल ही राइट पाथ पे चल रही है। तो जो जून 2021 में पब्लिक के पास 32.47 की हिस्सेदारी थी, 32.47, वो मार्च 2024 में घट के 24.87 की हो गई। इस तरीके की सारे रिसर्च के लिए मैं बहुत हद तक बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पर भरोसा करता हूँ। ये जो मैंने जितने भी आपके सामने मैंने ये तथ्य रखे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड और screener.in से लिया है, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। इनकी खबरें बहुत ही जेन्युइन होती है और बिजनेस स्टैंडर्ड का जो डिजिटल एडिशन होता है उसमें आपको पिछले 22 सालों का आर्काइव मिलता है। तो वहाँ जब मुझे किसी भी कंपनी के ऊपर में कोई भी डाटा निकालना होता है, कोई भी रिसर्च करना होता है, तो हमेशा मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ आप जाएंगे, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करें,
करेंगे तो आपको पीछे 22 साल में उस कंपनी से जुड़ी जो कुछ भी इवेंट हुई होगी तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे मेरा भरोसा हमेशा से बना रहता है। हाँ, आपको ये बात बता दूं कि आप कभी भी मेरी बातों में आकर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी मेरी बातों में आकर किसी भी शेयर में बाइंग या सेलिंग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, आगे आपको मिलूंगा मैं एक ऐसे ही बेहतर आउटलुक वाली, बेहतर ग्रोथ होस्ट वाली कंपनी के डिटेल एनालिसिस लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।